जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दागुरु। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस में ईयर में जो भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं व्याख्या सहित इसमें बताया गया है। यह वीडियो हमारे लिए और सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहली वाली भी जो हमारी और वीडियो आई हैं, मनोविज्ञान की हमारी वीडियो आ चुकी हैं, हिंदी की आ चुकी है, साइंस की आ चुकी है, और ईवीएस में एनवायरनमेंट में जो एनसीईआरटी वेस्ट जो भी प्रमुख टॉपिक हैं उनको हमने एक जगह एकत्रित करके गागर के सागर के रूप में आपको वीडियो उपलब्ध कराई है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है हमारी इन वीडियो को, बहुत अच्छी तरीके से देखें। हमारे जो भी टॉपिक हैं उसको हमने हस्तलिखित के रूप में आपको दिखाया है, ताकि हम कम भाषा में, कम शब्दों में आपको अधिक से अधिक ज्ञान दे सकें। और जो हमारी मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे उनको बहुत ही अच्छी तरीके से चित्रात्मक रूप से आपको बताया गया है। आप उन वीडियो को अवश्य देखें, आपको कुछ नया अवश्य सीखने को मिलेगा। तो आज हमारी जो ये वीडियो है इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वह इसमें पूछे गए हैं और व्याख्या भी उनकी की गई है। इससे पहले आपको बता दूं, हमारी वीडियो के अंत में एक यूनिक क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है, आप उसको अवश्य सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर अवश्य दें। ठीक है, हमारा जो इससे पहली वाली वीडियो का क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था, ऐसा कौन सा जीव है जो अपने जीवन काल में पानी नहीं पीता है। इससे पहली वीडियो थी, उसमें भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप उनको अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं हमारा प्रश्न संग्रह। इसमें करीब 1500 प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर के जो भी हमारे क्वेश्चन हैं वो इसमें सॉल्व कराए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आप बहुत ध्यान से हमारी इन वीडियो को देखें और कहीं पे आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं अपने गुरुजनों से, अपने साथियों से पूछ के अवश्य बताऊंगा अगर मुझको नहीं आता होगा तो। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं। पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया है अपघटन। इसके बारे में आपको बता दूं कि जो जीव मृत शरीर को खाके किसमें परिवर्तित करते हैं, मृदा में कर देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, हमारे अपघटन कहलाता है। और जो ये जीव कार्य करते हैं, मृत शरीर को मृदा में परिवर्तन करते हैं, वो अपघटनकर्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटनकर्ता। कीड़े मकोड़े वगैरह जैसे ये अपघटनकर्ता कहलाते हैं। एक स्कैवेंजर शब्द और आता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है उनको प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है। बाघ, चील वगैरह ये हमारे प्रकृति के मेहतर कहलाए जाते हैं। चलिए, अतिरिक्त जानकारी ये हो गई है। लेकिन यहाँ पे जो शब्द आता है पर्यावरण अपघटन, अपघटन क्या होता है हमारा, मैंने बता दिया था, मृत शरीर को मृदा में परिवर्तित करना, यानी विखंडित करना। एक शब्द आता है विखंडित करना, अपघटन कहलाता है। विखंडित करना क्या कहलाता है हमारा, अपघटन कहलाता है। अब क्या हुआ, पर्यावरण का अगर अपघटन हो रहा है, पर्यावरण अपघटित हो रहा है, तो उसका क्या कारण है, उससे कौन कौन सी जो संभावनाएं हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। भूस्खलन हो सकता है क्या? हाँ, हो तो सकता है। बाढ़ एवं सूखा हो सकता है, ये भी हो सकता है। वनों में अग्नि दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता है। वनों में अग्नि दुर्घटनाएं तब होती हैं जब पेड़ आपस में किसी गर्म क्षेत्र में होते हैं, वह आपस में हवा चलने पे एक दूसरे रगड़ खाते हैं और उनमें आग लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार से बाढ़ एवं जो सूखा है यह हमारा सही ऑप्शन होगा। भूस्खलन क्या होता है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, मिट्टी का हटना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना,
भूस्खलन कहलाता है। बाढ़ आदि के द्वारा, आंधी तूफान के द्वारा ये भूस्खलन होता है। ठीक है, तो हमारा पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में क्या शामिल है? बाढ़ एवं सूखा होता है इससे। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण अपघटन के कारण जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है, जैसे सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा। किसके कारण होता है? हमारा पर्यावरण अपघटन के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? पर्यावरण अपघटन के कारण। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, केरल में नहीं है। यह इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ केरल के बारे में। केरल के बारे में हमारी जो पिछली वीडियो थी, जो NCERT में गागर के सागर के रूप में है। ठीक है, गागर के सागर के रूप में हमारी वीडियो आ गई है। पहली पार्ट हमारा चालू हो गया है। उसमें जो हमारी प्रमुख टॉपिक हैं उनको व्याख्या के सहित छोटे छोटे टॉपिक में कम शब्दों में आपको बताया गया है। आप उनको अवश्य देखें, वह हमारे लिए बहुत लाभकारी है। तो केरल में हमारा क्या था? टेपीकोआ था हमारा, एक सब्जी है हमारी, वो केरल में पाई जाती है। क्या नाम है? टेपीकोआ। पिछली वीडियो में मैंने टेपीओका बोला था, जो गलत है शब्द। टेपीकोआ हमारा शब्द है। तो टेपीकोआ क्या है? हमारा एक केरल में पाई जाने वाली सब्जी है, जो ज़मीन के अंदर उगती है। ठीक है, पूछ लिया जाता है टेपियोका एक कैसी टेपियोका एक सब्जी है जो ज़मीन के नीचे उगती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये केरल में पाई जाती है। केरल में एक और हमारा टॉपिक आया था, केरल में जो था, केरल में यह था, एक तो हमारा टेपिकोआ हमने जान लिया, एक थी बल्लम। बल्लम क्या होती है? पूछ लिया जाता है। बल्लम है हमारी एक छोटी नाव है, वह केरल में पाई जाती है। क्या है? हमारी छोटी नाव। ठीक, तो बल्लम हमारी छोटी नाव है, वो केरल में पाई जाती है। एक टेपियोका है, टेपिकोआ है जो ज़मीन के नीचे उगती है, ये केरल में पाई जाती है। मैंने आपको राजस्थान के बारे में भी बताया था। राजस्थान में कटीली झाड़ियाँ होती हैं। जो कटीली झाड़ियाँ अगर कहीं पे भी आ जाए तो वह राजस्थान में या रेगिस्तानी क्षेत्र में होती हैं। और राजस्थान की जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, जिसके कारण हमें गर्मी कम लगती है। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं। देखिए वही सब इसमें शब्द आ रहे हैं। तो हमारा जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, वह हमारा सबसे लाभान्वित जगह है, वह थी हमारी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में इसको देखिए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। जो इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है, जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग पे स्थित है। इस नहर में मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल पेय आदि की आपूर्ति संभव हो पाई है। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? टॉन्सिलाइटिस नहीं। जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? ठीक है, कौन सी बीमारी होती है? डिप्थीरिया होती है? नहीं, ये भी नहीं होती है। अतिसार होता है? हाँ, ये होता है, अतिसार होता है। खसरा नहीं होता है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। अतिसार जो है वह जल जनित रोग है, इसको डायरिया भी बोलते हैं। दूषित जल के पीने से कौन सा रोग होता है? हमारा अतिसार। और अतिसार को ही क्या कहते हैं? डायरिया। तो दूषित जल पीने से हमारा अतिसार होता है या डायरिया होता है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या हुआ? अब हमारा बहुत ध्यान से हमें देखना है। पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना
बिल्कुल नहीं। पर्यावरण की सुरक्षा का संरक्षण करना, हाँ ये हो सकता है। और देखते हैं आगे, पर्यावरण के संसाधन का न्यूनतम उपयोग करना, ये भी हो सकता है। इनमें से कोई नहीं, नहीं ये तो है ही नहीं। अब हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, ये बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है हमारा इसमें। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह यही होगा, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करना। अब पर्यावरण से संबंधित मैं कुछ और टॉपिक आपको बता देता हूँ। हमारे 4 अधिनियम आते हैं। एक है हमारा भारतीय वन अधिनियम, दूसरा आता है, मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत जल्दी, ये 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, है ना, हमारे ईवीएस की दृष्टि से, टेट सुपर टेट की दृष्टि से, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम, दूसरा आता है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तीसरा हमारा जो आ जाता है वन के बाद आता है वन जीव संरक्षण अधिनियम, फिर आ जाता है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या आ जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब इनकी डेट पूछ ली जाती है कि ये कौन सी डेट में चालू हुए थे। भारतीय वन अधिनियम जो है हमारा 1927 का है। कब का है? 1927 का। 1927 में 27 का उल्टा क्या होगा? 1972, ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं 1972, ठीक है। यहाँ पे है 27, तो यहाँ क्या हो गया हमारा 72। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम हमारा कब का है? 1927 का। पहले हम भारतीय थे, फिर हमारा बिगड़ा हुआ रूप वन्य बना, समझ लीजिए, जिसका 72 हो गया। फिर उसके बाद हमारा वन के बाद हमारा वन्य के बाद हमारा वन यानी सुधरा रूप हो गया वन्य का वन, ठीक है। क्या ये कब का है हमारा? 1980 का। और फिर उसके बाद हमारा वन बनने के बाद हमारा पर्यावरण का निर्माण हो गया, जो हमारा 1986 में हुआ है, ठीक है। 1986 में दंगे भी हुए थे, और 3 दिसंबर 1986 को एक गैस जो मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल त्रासदी नाम से जानी जाती है, वो भी 1986 की ही है, वो आगे हमें पता चल जाएगा। तो आगे हमारी, मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं भाई। इसके व्याख्या में क्या कहा गया है? पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकें तथा स्वयं को भावनात्मक रूप से पर्यावरण से जोड़ सकें। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर्यावरण शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि क्या है? व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, या फिर पूछ लिया जाए कि भ्रमण विधि है? तो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन जो हमारा हो जाता है वो क्या हो जाता है? भ्रमण विधि के द्वारा हमारी जो पर्यावरण की शिक्षा है वो अच्छी रूप से चल पाती है। तो चलिए आगे का हमारा जो क्वेश्चन है वह है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? अब पर्यावरण की जागरूकता को बढ़ावा देना भाई, उसके उद्देश्य है ना, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने का उद्देश्य देना है, तो उसके लिए कौन सी किस प्रकार की प्रतियोगिता की जानी चाहिए? कौन सी प्रतियोगिता की जाती है, सॉरी, है ना? वन महोत्सव कराया जाता है? नहीं, ये नहीं कराया जाता है। पर्यावरण से संबंधी प्रदर्शनी कराई जाती है? नहीं। पर्यावरण दिवस समारोह होता है? नहीं। ग्रीन ओलंपियाड एक प्रतियोगिता कराई जाती है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। इसकी जो व्याख्या है वो हम जान लेते हैं। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? इसका आयोजन टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा कराया जाता है। ठीक है। पर्यावरण को जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता चालू की गई है। इसका आयोजन टेरी कराती है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो सिंपल है, 5 जून हो जाता है हमारा इसका सही आंसर। अब ये 1972 में चालू किया गया था पहली बार। चलिए, नहीं चालू नहीं किया गया था, इसके बारे में मुद्दे को लाया गया था कि हमारा जो पर्यावरण है दिवस है वो मनाया जाना चाहिए, और लेकिन ये 1973 में शायद प्रारंभ हुआ था पहली बार। ठीक है, 5 जून 1973 में पहली बार मनाया गया था। शायद मैं सही हूँ, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। चलिए, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने फैसले के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को वर्ष 1972 में पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन में स्कॉटलैंड में आयोजन किया गया था। ठीक है, 1972 में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था, लेकिन 1973 में पहली बार मनाया गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉरी। स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर होगी? स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लानी है तो कौन सी रणनीति छात्रों में अपनाई जाए? क्या किया जाएगा? पर्यावरण में वो पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, या खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, या परीक्षा के माध्यम से आयोजित करके, या निम्न में से कोई नहीं। देखो, परीक्षा का माध्यम नहीं हो सकता, इनमें से कोई अभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो खेल प्रतियोगिता का आयोजन ये भी हो सकता है। पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक रचनात्मक क्रियाकलापों का शामिल करके। अब ये दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब इन दोनों में अच्छा कौन सा ऑप्शन है? खेल प्रतियोगिता का आयोजन करा के, चलिए मान लेते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में बदलाव करा जाए और गैर शैक्षिक, यानी ऐसा नहीं है रट्टू तोता बनाया जाए, रचनात्मक क्रियाकलाप कराया जाए, जिससे हमारे जो छात्र हैं उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा पहला हो जाएगा। पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों के शामिल करके हम बच्चों में जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता है उत्पन्न कर सकते हैं। इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है? छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने तथा उसके मानसिकता में बदलाव लाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि पाठ्यक्रम में बदलाव लाया जाए, उन्हें गैर शैक्षिक गतिविधियों में शामिल किया जाए। यानी केवल हमें उसे पढ़ाया और बताया ना जाए, उसे भ्रमण विधि के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा, है ना, मॉडल के रूप में उसे दिखा के पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सकता है ना। जो हमारे आसपास में चीज़ें और वस्तुएं होती हैं, अगर उनको हम बता के अगर पढ़ाया जाए तो बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है। अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के द्वारा उपलब्ध किए गए मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुरुषों का सर्वांगीण विकास? नहीं। बच्चों का सर्वांगीण विकास? बिल्कुल नहीं। महिला का सशक्तिकरण? बिल्कुल नहीं। देखो, इसमें जो एक कॉमन है वह यह है कि यह एक जो समुदाय है उसको परिभाषित कर रहा है। ठीक है, केवल पुरुषों, केवल बच्चों, केवल महिलाओं के लिए ऐसा तो नहीं होता है। नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भारतीय संविधान के द्वारा जो मूलभूत अधिकारों का
उद्देश्य था। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या के रूप में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्रदान किए गए हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यह अधिकार राज्य के विरुद्ध होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 32 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम या विषय शामिल नहीं है? याद रखना है, नहीं है। कौन सा नहीं है? भूगोल है बिल्कुल। इतिहास भी है, राजनीतिक विज्ञान भी है, व्यावसायिक शिक्षा नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा व्यावसायिक शिक्षा। सामाजिक विषय में व्यावसायिक शिक्षा थोड़ी नहीं आती है, यह तो वाणिज्य में आती है। किस में आती है? वाणिज्य यानी कॉमर्स में। ठीक है, कॉमर्स में व्यावसायिक शिक्षा आती है। सामाजिक विषय में तो भूगोल भी आता है, इतिहास भी आता है, राजनीतिक विज्ञान भी आती है। चलिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के द्वारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र विषय को शामिल किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक विषय का विषय नहीं है, सामाजिक विज्ञान का विषय नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती? अंकों के आधार पर किसकी परीक्षा नहीं ली जा सकती? योगा की नहीं ली जा सकती, बिल्कुल नहीं ली जा सकती, यह हमारा ऑप्शन सही है। स्वास्थ्य की नहीं ली जा सकती अंकों के आधार पर, संगीत की भी नहीं ली जा सकती। तो ये हमारे सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब भाई योगा कर रहा है तो उसको किस प्रकार अंक प्रदान करेंगे? वो तो अपनी मनमर्जी का हो जाएगा। स्वास्थ्य में भी ऐसा ही होता है, संगीत में। ये एक तरीके से मान सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के रूप में। ठीक है, एक समझाना चाह रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर है वो हमें दिखता नहीं है, केवल क्या होता है? महसूस होता है। और हार्डवेयर होता है वो हम देख सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है? इसी प्रकार से योगा है, हम उसको केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ सही किया कर रहा है बच्चा या नहीं कर रहा है, उसका स्वास्थ्य सही है कि नहीं है, संगीत सही से गा रहा है कि नहीं गा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सही। अब क्या है? अंकों के आधार पर उसी पाठ्यक्रम की परीक्षा ली जा सकती है जो तथ्य परक हो। ठीक है, मूल परक पाठ्यक्रम की परीक्षा अंकों के आधार पर नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य, योगा एवं संगीत मूल परक पाठ्यक्रम है। ठीक है, पूछ लिया जाए अगर स्वास्थ्य, योगा एवं संगीत किस प्रकार के पाठ्यक्रम है? मूल परक पाठ्यक्रम है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है? अब भाई क्या क्या नहीं है? जल का संरक्षण करना क्या एक पर्यावरण की समस्या है? बिल्कुल नहीं है, ये हमारा सही है। जल का विनाश या दुरुपयोग करना ये कोई पर्यावरण समस्या तो नहीं है। अब क्या है? वनों की कटाई करना यह भी नहीं होगा। भूमि अपरदन या क्षरण यह भी नहीं होगा। तो निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है? यह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जल का संरक्षण करना एक पर्यावरण समस्या नहीं है। बाकी जो तीनों बची हैं वह क्या है? पर्यावरणीय समस्या। ठीक है, जल का विनाश होगा, दुरुपयोग होगा तो उससे भी पर्यावरण समस्या होगी। वनों की कटाई से भी होगी, देखा ही था हमने पिछली वीडियो में। भूमि का क्षरण या अपरदन होना भी है पर्यावरणीय समस्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जल का संरक्षण यानी बचाव। संरक्षण यानी बचाव, यह क्या है? हमारा पर्यावरणीय समस्या नहीं है। अब क्या आ जाता है? पर्यावरण संरक्षण। अब जल संरक्षण पर्यावरण समस्या नहीं है, बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक है। वे सभी कार्य जिससे पर्यावरण का ह्रास होता है
वह कारक पर्यावरणीय समस्या के अंतर्गत आता है, जैसे जल का दुरुपयोग करना, वनों की कटाई करना, भूमि अपरदन आदि। ये क्या हो जाता है, हमारी पर्यावरणीय समस्याएं हो जाती हैं। अब हमारा जैसे अगर पूछ लिया जाए कि जल दिवस कब मनाया जाता है, भूमि दिवस कब मनाया जाता है, एक ट्रिक के माध्यम से आपको एक साथ बता दूंगा। जल दिवस, भूमि दिवस, और फिर इसके बाद जो आ जाता है हमारा, पहले दो देखिए। जल दिवस जो है वो हमारा मनाया जाता है 22 मार्च को। भूमि दिवस कब हो जाता है, 22 मार्च के बाद क्या आती है, अप्रैल। और फिर आ जाता हमारा मार्च के बाद क्या आ जाता है, जनवरी फरवरी मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। ठीक है, तो जल दिवस कब का है, 22 मार्च। भूमि दिवस कब का है, 22 अप्रैल। और 22 मई को जो होता है वह हमारा कौन सा होता है, यह आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। पर्यावरण शिक्षा का ऐसा कौन सा सिद्धांत नहीं है, नहीं है याद रखना है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, बिल्कुल है, ये ऐसा थोड़ा नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता, यह भी है। पर्यावरण शिक्षा एक समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य के साथ समुचित तालमेल तथा समान प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। अब हमें इसमें क्वेश्चन सही से पढ़ना है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता हो, यह तो होना चाहिए, तो इसका सही नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है इसका सही ऑप्शन है हमारा पहला, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, यह तो पूरे जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा, हाँ पहला ही ऑप्शन सही है। छोटा करके आपको सही से दोबारा समझाता हूँ। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा प्रणाली है। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी लोगों को शामिल करना चाहिए, संतुलित रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें। तो इसमें जो पूछा गया था, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये वाला पहला, क्योंकि और तो सब हैं जरूरी। पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता होना जरूरी है, सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के समुचित परिवेश में होना चाहिए, तालमेल प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सही है ऑप्शन हमारे तीनों। लेकिन नहीं पूछा गया था प्रमुख एक सिद्धांत, तो ये हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब हमारा देखते हैं ये वाला, नीली क्रांति, एक क्रांति लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गई है इसमें। नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है, पुष्प उत्पादन से है, बिल्कुल नहीं है। दुग्ध क्रांति, ये तो श्वेत क्रांति से है, जिसके श्वेत क्रांति के जो प्रणेता थे तो उनका नाम क्या था, वर्गीज कुरियन। क्या नाम है, वर्गीज कुरियन। ठीक है, तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, जिसके प्रणेता थे वर्गीज कुरियन। अमूल दूध के भी यही हैं, वर्गीज कुरियन। ठीक है, अमूल दूध जो हम लोग पीते हैं पैकेट वाला। मत्स्य उत्पादन, अब देखो भाई, नीला क्या होता है, पानी होता है ऊपर से देखने पे, है ना, पानी। वैसे तो पानी का कोई भी रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, लेकिन नीला जो रूप है वह हमारा पानी के रूप में आता है। तो पानी में क्या रहती है, मछलियाँ रहती हैं, क्या रहती हैं। आज मेरा व्रत है मंगलवार का, इसलिए
थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाऊँगा, है ना। चलिए, नीली क्रांति संबंधित है किससे है? मत्स्य उत्पादन से है संबंधित, ठीक है। फल उत्पादन में क्या है? फल उत्पादन में हमारी आती है सुनहरी क्रांति आती है शायद, हाँ बिल्कुल सही। फल उत्पादन हमारी सुनहरी क्रांति आ जाती है। सुनहरी क्रांति कहाँ से? फल सब्जियों वगैरह में ये हमारी सुनहरी क्रांति आती है। और जो हमारा इसका सही आंसर है नीली क्रांति, वह हमारा मत्स्य उत्पादन, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। नीली क्रांति, क्रांति लिखा हुआ है, ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति में सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया गया है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन। एक आती है इंद्रधनुषीय क्रांति होती है, इसमें जैसे हम जानते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, तो करीब इसमें 7 क्रांतियाँ सम्मिलित हैं। किसमें? इंद्रधनुषीय क्रांति में 7। और यह जो इंद्रधनुषीय क्रांति थी ये 2002 में शायद आई है, आप लोग देखना ये मैं सही हूँ, ठीक है, बिल्कुल हाँ 2002 में इंद्रधनुषीय क्रांति आई थी, जुलाई 2002 में। कब आई थी? जुलाई 2002 में। कौन सी आई थी? हमारी इंद्रधनुषीय क्रांति आई थी। इसमें 7 क्रांति, सतरंगी क्रांति भी इसे कही जाता है। अब क्या है, इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? अब क्या है? धर्म है, भूमि, समुदाय, पर्यावरण। धर्म है इसमें सही ऑप्शन। मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, क्या नहीं है? धर्म। अब भाई मानव पर्यावरण में तो एक घटक भूमि तो है ही भाई, समुदाय भी है, परिवार भी है, लेकिन धर्म इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो मानव पर्यावरण का एक प्रमुख घटक कौन सा नहीं है? धर्म, बिल्कुल। इसकी व्याख्या क्या है? मानव पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी कारक सम्मिलित होते हैं जो मानव के चारों तरफ स्थित होते हैं, जैसे मृदा, समुदाय, जनसंख्या, परिवार, संचार आदि आते हैं। धर्म मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, क्योंकि हम जो भारतीय है सर्वधर्म समभाव के रूप में हैं कि सभी धर्म एक समान है ना। हमें मानवता का ध्यान रखना चाहिए, ना कि धर्म का। कोई भी व्यक्ति अगर उसमें मानवता नहीं है तो वह मानव नहीं है, और मानवता है तो वह चाहे किसी भी धर्म, जाति, वर्ग का हो, वह हमारा एक समुदाय का अभिन्न अंग होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टानें हैं, कौन सी है? पिघले हुए देखो हमारी 3 चीज़ें आती हैं, 3 चट्टानें होती हैं। आग्नेय शैल पहला, अवसादी दूसरा, रूपांतरित या कायांतरित तीसरा। अब इसमें क्या होता है? सियाल, इसमें क्या होता है? सियाल, सीमा, और इसमें क्या होता है? निफे, ठीक है। चलिए वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए आप देख लेना। तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टानें कौन सी होगी हमारी? सबसे पहले हार्ड होती है, हार्ड से जब वो पिघल जाती है तो आग्नेय के बाद क्या आती है हमारी? अवसादी चट्टानें आती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने पर ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा मैग्मा कहलाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा मैग्मा कहलाता है। जब मैग्मा बाहर आता है तो ठंडा होने के पश्चात आग्नेय शैल का निर्माण करता है। इन्हीं शैलों से ताप, दाब तथा अपर्दन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एवं अपसादी शैलों का निर्माण होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, इनमें से कौन सी गैसें हमें सूरज से घातक किरणों से बचाती है, रक्षा करती है?
सूर्य की किरणों से कौन सी हमारी किरणें निकलती हैं? पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। और कौन बचाता है हमें? ओजोन परत, या ओजोन हमें रक्षा करती है। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? सबसे नीचे होता है हमारा क्षोभ मंडल, फिर आता है हमारा समताप मंडल, फिर आता है हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य में आ जाएगा हमारा मध्य मंडल, फिर आ जाएगा हमारा आयन मंडल, फिर सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा वायुमंडल। बता दूं आपको, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी, ठीक है, और इसमें वायुयान उड़ते हैं, ठीक है। समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान उड़ते हैं, ठीक है। और इसी में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में। मध्य मंडल में, आयन मंडल में हमारे आयन होते हैं, ऋणायन धनायन। और वायुमंडल में जो हमारे ग्रह उपग्रह छोड़े जाते हैं वो वायुमंडल में होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका निम्न में से कौन सा हमें सूरज की घातक किरणें यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओजोन। ऑक्सीजन के 3 गुण अणुओं से मिलकर ओजोन, O3 है ना, O3 इसका सूत्र होता है ओजोन का। तो ऑक्सीजन का O होता है O2। तो ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है। ओजोन गैसों का एक स्तर समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। वर्तमान में ओजोन परत के कमज़ोर हो जाने से पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही हैं, जो चर्म रोग कहलाता है ना। चर्म रोग इससे जल्दी हो जाता है, जो पराबैंगनी किरणें हैं। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरीन गैस से होता है। कौन सी गैस से होता है? ओजोन गैस को सबसे ज़्यादा क्लोरीन गैस से, जिसके एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को हानि पहुंचाता है। यह बहुत बड़ी बात है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। जब जल होता है जो उस द्रव के पहले तो वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है, तो संघनित होकर जब वापस नीचे आता है तो उसको क्या कहते हैं हम? तो हम वर्षा कहते हैं। बादल तो ऊपर ही बने रहते हैं, वो नीचे थोड़ी नहीं आते हैं। बर्फ़ तो होगा नहीं ऑप्शन ना, जलवाष्प होगा। जलवाष्प तो जल का वाष्प बनना जलवाष्प कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला। जल चक्र के अनुसार पृथ्वी के जलीय क्षेत्र से जल तथा जल वाष्प के रूप में ऊपर उठती है तथा निम्न ताप के कारण पुनः संघनित हो जाती है और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। मरुस्थलीय जलवायु जहाँ पे होगी या गर्म क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे राजस्थान में ही हमारा क्या था, मोटी मोटी दीवारों के घर बनाए जाते हैं, छतों पर कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। चलिए, गर्म तथा शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में पानी की कमी के कारण यहाँ के पादप कटीली और झाड़ीनुमा होते हैं। वास्तव में मरुस्थलीय पौधों की पत्तियाँ नुकीली हो जाती हैं, जिससे बाष्पोत्सर्जन की दर घट जाती है एवं पौधा लंबे समय तक अपनी नमी को बरकरार रख पाता है, जीवित रख पाता है। स्वर्णिम रेशा किसे कहते हैं? यह हमारा कपास होता है, ठीक है। स्वर्णिम रेशा क्या है? कपास। एक चाय के बारे में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर जो जगह है, जो 370 आर्टिकल से हटा दी गई है, अब हमारे जो भारत का अभिन्न अंग बन गया है। इसमें कहवा होता है, जो कहवा को जम्मू कश्मीर में जो चाय होती है, चाय को कहवा कहा जाता है। इसमें बादाम और इलायची का सेवन किया जाता है, ठीक है। कपास को स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। अब पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है ना। शनि तो हमारा लेटा हुआ ग्रह, छल्लेदार वाला है ना, छल्ले होते हैं इसके आस पड़ोस में। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है ना, सबसे बड़ा। शुक्र जो है यही है हमारा जुड़वा ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? हमारा शुक्र है, और यही ही हमारे पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी के सबसे
निकट। कौन सा ग्रह है? शुक्र। मंगल हमारा चौथे नंबर पे आता है, ठीक है, ग्रह में, और शुक्र है दूसरे, पृथ्वी हमारा तीसरे, बुध है हमारा पहले। चलिए वो बात की बात है। तो हमारा जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र। इसी को पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। यह सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है ना, क्योंकि सूर्य तो एक तारा है और चंद्रमा जो क्या है हमारा, एक उपग्रह है। उपग्रह किसका है? हमारा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर होता है। यह ग्रह सुबह और शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए सुबह का तारा, शाम का तारा, है ना, कहा जाता है। सौर मंडल का सूर्य से दूसरा नंबर का ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन या भगनी भी कहा जाता है। अब हमारा क्या है, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो गया हमारा? तिब्बत का पठार है भाई, है ना। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई 4500 मीटर यानी 14,800 फीट है। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित है। एक ऊंचाई वाला पठार है। यह दक्षिण हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में तकला-मकान मरुस्थल तक विस्तृत है। यह पठार 1000 किलोमीटर लंबा पूर्व से पश्चिम तथा 2500 किलोमीटर चौड़ा है। इसी के इर्द गिर्द विश्व के सबसे लंबे 14 पर्वत इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है, कौन कौन सा है? सुनामी है ना, कौन सा है? सुनामी, भूकंप, रासायनिक आपदा या भूस्खलन? बिल्कुल नहीं। मानव निर्मित या मानव के द्वारा कौन सी आपदा का निर्माण होता है? सुनामी नहीं। ये तो वैसे तो अधिकतर का कारण हमारा मानवीय होता है, भूकंप आना, यह भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन रासायनिक आपदा हमारा सबसे सटीक इसमें उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक क्रिया वगैरह वो मानव के द्वारा ही अधिकतर हो पाती हैं। अब इसमें क्या है, रासायनिक आपदा जल जनित आपदा है, जबकि भूकंप, सुनामी एवं भूस्खलन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो भोपाल गैस आपदा हुई थी, उसमें कौन सी गैस थी? मिसाइल आइसोसाइनाइड। ये 3 दिसंबर 1986 को हुआ था। और इसी दिन हमारा क्या हुआ था, जो दंगे हुए थे वह भी हुए थे, कौन से? सिख दंगे, ठीक है। भोपाल गैस आपदा दिसंबर, देखिए दे भी रखा है, दिसंबर 1984 को घटित हुई। इसमें वहाँ की पेट्रो रसायन कंपनी से बड़ी मात्रा में मिसाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का लीकेज या रिसाव हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप करीब हज़ारों लोग मारे गए, करीब 8000 लोग करीब मारे गए थे इसमें, और संख्या का तो पता नहीं है, लगभग में है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? O2 है, मीथेन भी है, जो जानवर होते हैं ना, कौन होते हैं? जानवर जो जुगाली करते हैं, तो उनसे कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, ठीक है। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस? नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ठीक है। इससे उत्पन्न होने वाले प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव प्रमुख कहा जाता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हेमकॉर नाइट्रोक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जबकि नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस को इफ़ेक्ट नहीं करती है। और जो ये गैसें आई हैं ग्रीन हाउस गैस को इफ़ेक्ट करती है, कौन कौन सी? CO2, CH4, N2O, NO2, CFCS, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा
समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट हो रहा है? पतझड़ नहीं, भूमध्य रेखीय वन नहीं, कोड़धारी वन नहीं, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहते हैं जहाँ पे समुद्र होते हैं, समुद्र के आसपास समुद्री जगह पे जो भी वन उगते हैं वह मैंग्रोव वन कहलाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, इसी के कारण हमारी जो पानी का खारा वगैरहपन होता है, जो समुद्र में जो जीव वगैरह रहते हैं ना, वो उनके लिए यही एक स्थान होता है, बेचारे मैंग्रोव वन में अपने छुपे रहते हैं। क्योंकि अगर यही नष्ट हो रहे हैं तो इससे हमारे जीव वगैरह भी नष्ट हो रहे हैं, जिसका कारण सबका मनुष्य ही है। और हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है, समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट होने लगते हैं क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्री तटीय क्षेत्र में खारे जल में उगते हैं, अतः इन्हें जहरीले वन भी कहते हैं। जबकि जल प्रदूषण का प्रभाव इन पर भी पड़ता है। मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी विशेष भूमिका का निर्वाह करते हैं। समुद्री इलाकों में समुद्री तूफान, सुनामी आदि से मानव की रक्षा करता है। ठीक है। समुद्री इलाकों में जो तूफान वगैरह आते हैं, अगर बन रहेंगे तो वो इस तूफानों को काफ़ी हद तक सहन कर लेते हैं, जिससे मानव का रक्षा हो जाएगा। अब हमारा आज का इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वह हम पूछते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है, ऐसा कौन सा जीव है, कौन सा जीव गर्दन कटने के बाद भी जीवित रहता है कई हफ्तों तक? आपको इसका आंसर बताना है। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी गर्दन भी कट जाए तो भी वह कई हफ्तों तक जीवित रहता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन जो पूछे हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जो पानी नहीं पीता अपने जीवन काल में, और भी वीडियो हैं उसमें भी मैंने कई क्वेश्चन पूछे हैं, आप अवश्य देखें वगैरह हमारी वीडियो। इसका पहला पार्ट हमारा ये है, जल्द ही दूसरा पार्ट इसका हम लेके आएंगे आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, हम मुझे प्रोत्साहित करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए कंटेंट ला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।